हेलो दोस्तों, डीए क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लाए हैं GNU बैक प्रोग्राम की यूनिट नंबर 2 BCS 184 का सांख्यिकीय संकल्पनाएं। ठीक है, पहली कुछ वीडियोस में नहीं ला पाया, बट मैं कोशिश करूंगा आप जल्दी जल्दी वीडियोस को आप तक पहुंचा सकूं। ठीक है, तो आप हमसे जल्दी से जुड़ जाएं। तो हमारी जो आज की टॉपिक है वो हम बात करने वाले हैं सांख्यिकीय संकल्पनाएं। पीछे के जो भी पेंडिंग टॉपिक है मैं उन सभी को जल्दी जल्दी ले आऊंगा, जो मेन इंपॉर्टेंट है वो भी मैं करा दूंगा। ठीक है, तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो आंकड़े तथा डेटा, चर तथा इसके प्रकार, डेटा के स्रोत तथा डेटा के प्रकार और माप के पैमाने और डेटा का वर्गीकरण। इस वीडियोस में हम बस इतना ही करेंगे और इससे अगली वाली वीडियो में ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी यूनिट नंबर 2। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले जानेंगे आंकड़े और डेटा। देखिए, आंकड़े और डेटा होता क्या है, पहले हम जानते हैं आंकड़ों के बारे में। आंकड़ों से मतलब क्या होता है? आंकड़ों को अगर हम देखें तो इंग्लिश में मतलब होता है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स का मतलब ये होता है सांख्यिकी, यानी कि आंक संख्याएं। किसी भी 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब अगर हम काउंट करें तो इकोनॉमिक्स की भाषा में हम इन्हें बोलेंगे सांख्यिकी या फिर आंकड़े। ठीक है, और अगर हम बोलें डेटा, डेटा मतलब बहुत सारी संख्याओं का समूह, उसको बोलेंगे हम डेटा। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस ही बताया हुआ है फर्स्ट वाले में, तो इसके बारे में इतना जानना काफी है। ठीक है, उसके आगे हम देखते हैं चर तथा इसके प्रकार। चर जो है वो हमारे पास में 2 चर हैं। पहले चर है वो है हमारे पास में गुणात्मक चर। गुणात्मक चर कैसे होते हैं? ठीक है, गुणात्मक चर के बारे में अगर हम जाने तो गुणात्मक चर ऐसे चर होते हैं कि जिसमें हम देखते हैं, पहले मैं चर बता दूं चर क्या होता है, नहीं तो फिर बाद में प्रॉब्लम आएगी चर क्या होता है सर ये तो पता है नहीं है। तो चर वह होते हैं जैसे हम आंकड़े इकट्ठे कर रहे होते हैं ना, तो आंकड़े इकट्ठे करते समय यानी डेटा। अब डेटा किस लिए इकट्ठा करेंगे भाई? किसी हम क्या कर रहे हैं, कोई लिस्ट बना रहे हैं या फिर सर्वे वगैरह हो रहा है, तो उसमें जो संख्याएं या जिस पर आदमी का नाम लिखते हैं तो उन आदमियों को ही हम बोलेंगे यहाँ पर चर। ठीक है, तो हमारे पास ना चरों को हम अलग अलग भाषाओं में बांटते हैं, थोड़ी अलग अलग रूपों में बांटते हैं, हम इसको ऐसे बोल सकते हैं। तो चर तथा इसके प्रकार के बारे में जान लेते हैं। पहला चर है जो है गुणात्मक चर, यानी हमने क्या करा, जो हम गए हैं सर्वे के लिए हमने उन सबको गुणों के आधार पर बांट दिया। हमने क्या करा, स्त्री स्त्री अलग लिख दिया और हमने क्या करा, पुरुष पुरुष को अलग लिख दिया। तो गुणात्मक चर वे चर होते हैं जिसमें हम गुणों के आधार पर डेटा का वर्गीकरण करते हैं, यानी जो भी हम डेटा लेने गए हैं उसका हमने वर्गीकरण क्या कर दिया, गुण के आधार पर कर दिया। स्त्री स्त्री का अलग कर दिया। सपोज डेटा हम गए थे, हम सर्वे करने गए कि इस क्षेत्र में कितने लोग रहते हैं, तो हमने क्या करा, जितने भी पुरुष थे उनका एक लाइन में बना दिया सीरीज, और जितनी भी महिलाएं थी उनकी एक सीरीज बना दी। तो ये क्या कर दिया, हमने उन्हें गुणों के आधार पर बांट दिया। क्लियर ये वाला। फिर आगे आता है परिणात्मक चर। परिणात्मक चर के भी 2 प्रकार हैं हमारे। पहले ये चीज समझ लेना, चर जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, गुणात्मक चर और परिणात्मक चर। परिणात्मक चर के 2 प्रकार अलग और हैं पार्ट, यानी असत चर और सतत चर। ठीक है, तो उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। तो ठीक है, परिणात्मक चर के ऊपर परिणात्मक चर के बारे में पढ़ते हैं। परिणात्मक चर वे चर होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे डेटा है उसको क्या करेंगे, सांख्यिकीय रूप में दिखाएंगे। जैसे हमने क्या करा, उसको ना मतलब गणना कर सके हमने, उस तरीके से बांटा। उम्र के आधार पर बांट दिया, आयु के आधार पर बांट दिया। इस तरीके से हमने क्या करा है, डेटा का वर्गीकरण कर दिया। सपोज एक क्षेत्र में हम गए तो वहां पर हमने देखा 19 साल के इतने लोग थे तो उसका एक अलग डेटा बना लिया हमने, और 15 साल के जो उससे ऊपर के लोग थे उनका एक अलग डेटा बना दिया। तो हमने क्या किया है, उनका आयु के आधार पर क्या करा है, वर्गीकरण कर दिया, यानी परिणात्मक कर दिया। उनकी ना सांख्यिकीय रूप में हमने उनका क्या करा है, वर्गीकरण कर लिया। इसी को बोलते हैं परिणात्मक चर। अब इसके 2 पार्ट होते हैं, सतत चर और असत चर। असत चर के बारे में जान लेते हैं। असत चर वे चर होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, 0 1 2 3 4 5 करके हम क्या मान रखते हैं। असत चर में हम ऐसे ही मान रखते हैं जैसे क्या हो, सीरियल वाइज हम मान रखते हैं। जैसे अगर हम उदाहरण लें तो हम गए किसी स्कूल में गए, तो हमने देखा स्कूल के अंदर एक कक्षा में हम गए तो हमने काउंट करा उसमें बच्चे कितने हैं, बच्चों को काउंट करा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 30 तक हमने काउंट कर लिया। तो हमने जो डेटा बनाया होगा
वो 1 2 3 4 5 6 7 8 सीरियल वाइज बनाया होगा, एंड इसी को बोलते हैं असत चर। फिर आगे आता है हमारे पास में सतत चर। सतत चर वे चर होते हैं जिनमें हम क्या करते हैं, दो मानों के बीच के अंतराल को हम सतत चर बोलते हैं। यानी कि हम क्या करेंगे, हमने एक मान लिया, सपोज, हाँ, इसका एग्जाम्पल हम समझते हैं वेदर से। तो वेदर की हमारे पास में रिपोर्ट आती है, तो उसमें देखते हैं हमारे पास में वेदर की रिपोर्ट में कि एक मान तो होता है, एक गणनीय मान दिया जाता है कि हो सकता है, ये हो सकता है, यानी कि आज बारिश हो भी सकती है और ना भी हो सकती, इतने % चांस है हो जाए और इतने % चांस है ना हो। तो उसमें से कहीं जाके बीच वाला एक मान निकल कर आता है जिसमें वहां पर वो उस % पर बारिश होती है या नहीं होती है, वो चीज मतलब इसमें जो है वो प्रोबेबल ये नहीं होता कि बिल्कुल होगा या नहीं होगा। तो सतत चर जो होते हैं वो ऐसे मान होते हैं जिनके अंतर एक अंतराल स्थित रहता है, जिसमें हम देखते हैं कि वो हो सकता है चेंज हो जाए या फिर ना हो। ओके, आगे चलते हैं। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं हम डेटा के स्रोत। ठीक है, डेटा के स्रोत होता क्या है, पहले डेटा के स्रोत जो हैं वो, यानी डेटा हमारे पास आएगा कहाँ से, है ना। तो हमारे पास जो डेटा आएगा वो 2 स्तर पर देख सकते हैं, एक तो हम व्यापारिक स्तर देख सकते हैं और एक सरकारी स्तर देख सकते हैं। ठीक है, तो व्यापारिक स्तर में कहाँ से आएगा, तो यानी हमारे पास में आंकड़े कहाँ से मिल सकते हैं, हम व्यापारिक स्तर में ये देख रहे हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला आता है विक्रय डेटा हमें मिल जाएगा, यानी कितनी हमने लेन देन करी है, व्यापारिक स्तर पर देख रहे हैं ये हम कि हमने कितनी लेन देन करी है उसके बारे में जान सकते हैं, कितनी चीजें हमने विक्रय कर दी उसके बारे में हमें डेटा मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं राजस्व लाभ भी हमें पता चल जाएगा, कितना हमारे पास में राजस्व लाभ हुआ है या कितना हमारे पास में राजस्व लाभ नहीं हुआ है। ठीक है, पता नहीं क्या हो रहा है, आंखों में मेरी प्रॉब्लम थी, तबीयत खराब चल रही थी, जिस वजह से मैं वीडियोस नहीं ला पा रहा था, बट अब जल्दी कोशिश करेंगे जल्दी वीडियोस लाने की। ओके, और कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आप मुझे वहां से बता दें। ओके, तो आगे चलते हैं, हमारे पास में आता है, तो इन सब चीजों में देख लिया। हम व्यापारिक स्तर से ये भी देख सकते हैं कि जो कीमत का सूचकांक है, यानी कितनी वैल्यू जा रही है हमारे पास में, किस वस्तु की कितनी वैल्यू है, उसका हम आंकड़ा निकाल सकते हैं, उसका डेटा बना सकते हैं। ठीक है, विक्रय से हमें ये पता चलेगा कितनी वस्तु का उत्पादन, यानी कितनी उसकी कीमत है उसके बारे में पता चल जाएगा, उस यानी कितने टाइम पहले कितनी कीमत थी और अब कितनी कीमत है, या घटी है या बढ़ी है, उसके बारे में भी मालूम हो जाएगा। तो डेटा के व्यापारिक स्रोत हमें पता चल गए। सरकारी स्रोत के बारे में जान लेते हैं। सरकारी स्रोत तो बहुत ईजी है, जिसमें हम देखें तो अपराध या बेरोजगारी से रिलेटेड हमें आंकड़े भी मिल सकते हैं सरकार के, या फिर साक्षरता दर, हमारी जनसंख्या कितनी है उसके बारे में भी हम जान सकते हैं सरकारी डेटा से। क्लियर है ये वाला। ओके, आगे आते हैं, हम डेटा के प्रकार के बारे में जानते हैं। डेटा के प्रकार होते क्या हैं। डेटा के प्रकार जो है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो काल श्रेणी डेटा, उसके बाद में समस्तरीय डेटा, फिर आता है हमारा काल श्रेणी के बाद में समायोजित डेटा, फिर आता है हमारा समस्तरीय, देशांतरीय, या फिर उसको बोल सकते हैं हम सुषमी डेटा, जो सबसे ज्यादा आसान है। तो पहले काल श्रेणी डेटा के बारे में जान लेते हैं। काल श्रेणी डेटा वह होता है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी मानों से संबंधित भिन्न भिन्न समय पर, यानी अलग अलग टाइम पर हम क्या करते हैं, उस डेटा को एकत्रित करते हैं। यानी हमें क्या करना है, डेटा एकत्रित करने का जो समय है वो एक नियमित समय है, और हम उसी टाइम पर हम क्या करेंगे, उस टाइप के डेटा को एकत्रित करेंगे। सपोज दैट जो जीडीपी है, त्रिमासिक जीडीपी को अगर हम एकत्रित कर रहे हैं, यानी जीडीपी कितनी वैल्यू, कितना उत्पाद हुआ, कितना वस्तु का उत्पादन हो रहा है, या कितनी उसके विक्रय हुई है, उसके बारे में जानना। तो उसका जो उत्पाद है कितना हुआ है उसके बारे में तो जीडीपी में आकलन होता है। तो वो त्रिमासिक रूप में के बाद में हम देख लेते हैं 3 महीने बाद, तो ये त्रिमासिक हो गया, 3 महीने बाद, 3 महीने बाद हो गया ये। ठीक है, तो उसके बारे में हम जान सकते हैं। ओके, अगर हम देखें तो वार्षिक रूप से अगला जो है वो वार्षिक रूप से अगर हम देखना चाहें तो वार्षिक रूप से क्या है, सरकारी बजट के बारे में जान सकते हैं कि सरकारी बजट किस तरीके से बनने वाला है, उसकी क्या क्या डेटा रिक्वायरमेंट, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या नहीं है। तो उस डेटा में हम क्या कर सकते हैं, सरकारी बजट का डेटा बनता है। तो वो डेटा जो बनता है वो कब बनता है, वार्षिक में बनता है। ठीक है, पूरे साल के बाद में। अथवा में आता है अगला समायोजित डेटा, समस्तरीय डेटा के ऊपर आते हैं। काल श्रेणी समझ में आ गया होगा, यानी कि काल श्रेणी डेटा वह डेटा होता है, सिंपल लैंग्वेज में देखें तो एक समय के तय होती है उसकी लिमिट, और उस पर ही हम क्या करते हैं, उसी समय पर हम उस डेटा को एकत्रित करते हैं। ठीक है,
ये होता है हमारा काल श्रेणी डेटा। अगला आता है समस्तरीय डेटा। समस्तरीय डेटा वह डेटा होता है जिसके अंदर हम देखें तो हम उसके अंदर क्या करते हैं, सभी चरों के, एक से अधिक चर के बारे में हम क्या कर रहे हैं, आकलन कर रहे हैं। यानी कि सपोज दैट साक्षरता दर, जनगणना जो होती है वो पूरे एक एरिया की जाती है, सभी लोगों को उसमें काउंट किया जाता है कि कितने लोग हैं, पूरे देश की जनसंख्या, साक्षरता दर हम निकाल लें। तो ये क्या है, हमारा समस्तरीय डेटा है, सभी लोगों के लिए किया जा रहा है वो। क्लियर अब ये वाला समस्तरीय डेटा। उसके बाद में आता है समायोजित डेटा। समायोजित डेटा में जो क्या होता है, सपोज हमारा काल श्रेणी डेटा और समस्तरीय डेटा दोनों इसके अंदर समायोजित डेटा में मिक्स है। तो इसमें जो है हम दोनों का इस्तेमाल देखते हैं। इसमें क्या किया जाता है समायोजित डेटा में कि 2000 से लिया हमने, सन 2000 से 2013 तक के हमारा कितना खर्च हुआ है या किसी राज्य के ऊपर कितना खर्च हुआ है उसके बारे में हमने जाना। तो हम इस बीच के जो समय का, यानी ये जो बीच के अंतराल, समय के बीच का जो अंतराल होता है उसके बारे के अंदर हम क्या करते हैं या उसके बारे में आकलन करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम समायोजित डेटा। यानी कि पहले से ही हमने उसका किया हुआ है तो हम क्या कर रहे हैं, बट अब डिफरेंस निकाल रहे हैं उसके अंदर। पहले 2000 में कितनी हमारे पास में ये चीजें थी और उसके बाद में 2013 में हमारे पास में कितनी चीजें हैं या फिर कितना बढ़ोतरी हुई है पहले से या घटी है, तो उसको अगर हम निकाल रहे हैं तो भी हम इसको ऐड करेंगे समायोजित डेटा में। तो ये भी क्लियर हो गया होगा। फिर आता है समस्तरीय या देशांतरीय, या फिर इसको बोलते हैं हम सूक्ष्म डेटा। देखो सूक्ष्म के रूप से ही पता चल रहा है, छोटे स्तर पर किया जाता है। ये जो डेटा किया जाता है ये एक किसी खास के लिए किया जाता है या फिर कोई ज्यादा विशेष बात हो, तो हम उसमें क्या है, किसी एक फर्म के अंदर कितनी चीजों का उत्पादन हो रहा है उसके बारे में निकालने चले गए। सपोज एकदम से एक फर्म है वो बहुत तेजी से ऊपर आने लग गई कि बढ़ती चली गई और उसका क्या हो रहा है, एकदम से बहुत अच्छे लेवल पर आ गई वो बहुत जल्दी, कुछ ही समय में। तो हम सब में आ जाएगी ना, अंदर क्यूरियोसिटी जागेगी कि हम उसके बारे में जाने, तो हम जाएंगे उसके बारे में पता लगाने, डेटा निकालेंगे। तो वही आएगा हमारे पास में समस्तरीय डेटा के अंदर, या फिर हम समस्तरीय देशांतरीय डेटा के अंदर या सूक्ष्म डेटा के अंदर, हम दोनों इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे हम बोल सकते हैं, या तो किसी खास परिवार के लिए या फिर किसी एक खास फर्म के लिए हम इस डेटा का आकलन करते हैं। ओके, डेटा के प्रकार हो गए, आगे देखते हैं। और ओके दोस्तों, हमने पढ़ लिया डेटा के प्रकार। अब हम देखते हैं माप के पैमाने होता क्या है। डेटा के माप के पैमानों में हमारे पास में 4 पैमाने आते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास में सांकेतिक स्तर। ठीक है, इसमें सांकेतिक स्तर है, फिर उसके बाद में दूसरा है क्रमवाच्य स्तर, अंतराल स्तर और तथा चौथा जो है वो अनुपात स्तर है। ठीक है, ये 4 माप के पैमाने भी इंपॉर्टेंट में आते हैं जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सांकेतिक स्तर। समझ में नहीं आया तो बिल्कुल कमेंट कर देना, दोबारा इसकी वीडियो मिल जाएगी क्योंकि अच्छा टॉपिक है और समझ में वैसे आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो सांकेतिक स्तर जो होता है वो एक एग्जांपल के थ्रू मैं बताता हूँ आपको। सांकेतिक स्तर तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम लेते हैं एक स्कूल का एग्जांपल लिया, हमने स्कूल देखा है। स्कूल के अंदर ना हमारे पास में सब्जेक्ट होते हैं, मैथ, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब सब्जेक्टेड हैं। क्या हम इनको ऐसा बोलते हैं हिस्ट्री नंबर 1, हिस्ट्री नंबर 2? सबके अलग अलग नाम हैं, वो संकेत द्वारा दिखाते हैं कि मैथ जो है वो गणित है। क्या हम उसको बोल सकते हैं 2.0? ऐसे नाम नहीं दिया ना, उनका नाम एक दिया हुआ है, मतलब जो नाम चीज नामांकित की हुई है उसको, उस ऐसे डेटा को हम बोलेंगे। जैसे हमने स्कूल के अंदर से विषय के डेटा निकाला है, तो यानी कि हमने जो विषय हैं उन सभी को काउंट कर लिया, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस सबको हमने गिन लिया, तो हमने उनको क्या किया हुआ है। तो ये यानी अपने आप में संकेत देते कि मैं कौन हूँ भाई, मैं इंग्लिश हूँ, मैं मैथ्स हूँ, मैं हिंदी हूँ, मैं साइंस हूँ। तो ये क्या है, ऐसे डेटा को हम बोलते हैं सांकेतिक स्तर या माप के स्तर में। हम जब काउंट करते हैं ऐसे डेटा को हम सांकेतिक स्तर डेटा बोलते हैं। क्लियर? अब उसके बाद में आता है क्रमवाच्य स्तर। क्रमवाच्य का भी स्कूल से ही बताता हूँ, समझ में आ जाएगा। अब देखो, क्रमवाच्य स्तर में हम क्या करते हैं, बांट सकते हैं। ठीक है, अब एक स्कूल है, स्कूल की कक्षा में तो कुछ बच्चे जो हैं वो अच्छे नंबर से पास हुए हैं, बहुत बढ़िया नंबर से, कुछ हैं जो खराब नंबर से, कम नंबर से पास हुए हैं, और कुछ मीडियम लेवल में पास हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, अच्छे वालों की अलग कैटेगरी बना दी
और कम वालों की अलग और बीच वालों की अलग। तो हमने डिफरेंस देख लिया कि कितने हमारी क्लास में अच्छे हैं, कितने हमारे खराब हैं और कितने हमारे बहुत ज़्यादा खराब है, तो उनके बारे में हम जान सकते हैं। तो ये क्या है हमारे, एक तो अंतर को दिखाता है क्रमवाचक स्तर, इसकी एक विशेषता भी है ये कि वो क्या कर रहा है, एक तो अंतर को दिखा रहा है और उसके साथ में क्या होता है कि ये हमारे क्या करता है, क्रम रूप में बांट देता है सभी लोगों को। ठीक है, अगला आता है हमारे पास में अंतराल स्तर। अंतराल स्तर में क्या होता है, इसमें एक ऐसी चीज को नापते हैं कि सपोज देखो, मैं इसका भी एग्जांपल देकर समझाता हूं ताकि और अच्छे से आ जाए, बाकी के दो भी आ गए होंगे। तो इसमें देखो हमारे पास में एक साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट ने क्या किया कि कुछ लोग बुलवाए, उन सबका आईक्यू लेवल नापा। ठीक है, एक बार निकलता आईक्यू लेवल कितना उनका 109, यानी 109 लोगों का आईक्यू लेवल निकाला उसने। और फिर उसके बाद में क्या निकाला, अगले कुछ टाइम बाद में उसने फिर से अब की बार 110 निकाला। तो यानी 1% जो एक बड़ा है उसके अंदर से, ये उसके बीच का अंतराल है। यानी पहले जो उसने निकाले थे उनका और अब जो उनने निकाले हैं एक ज्यादा हो गया, तो ये कौन सा आएगा हमारे पास में, अंतराल स्तर में माप का गिना जाएगा। क्लियर अब ये वाला। अगला वाला जो होता है वो अनुपात स्तर जो है, अनुपात स्तर में हम क्या करते हैं, दो लोगों के बीच के डिफरेंस के बीच में हम अनुपात निकालते हैं। जैसे सपोज करो, इसका एग्जांपल भी बताता हूं कि एक आदमी है, वो क्या कर रहा है भाई, 200 किलो वजन उठा रहा है वो आदमी। ठीक है, एक है उससे उसके जैसा आदमी या उससे थोड़ा कमजोर ले सकते हैं, वो 100 किलो ही उठा पा रहा है। तो यानी कि अब अनुपात क्या बना, 2:1। यानी क्या कर रहा है, पहला जो आदमी है वो 2 गुना ज्यादा उठा पा रहा है 1 से। क्लियर, वो कितना उठा रहा है, 1 ही उठा रहा है और वो 2 गुना ज्यादा उठा रहा है उससे। तो क्या अनुपात बना, 2:1। ऐसी चीजों को जब हम अनुपात के रूप में गिना जाता है, जब उनके बीच की दोगुनी हो, 1 से किसी से क्या हो, दुगनी हो या तिगनी हो, तो अनुपात क्या बनेगा, 3.1। ठीक है, तो ऐसी चीजों में डिफरेंस पता चलता हो जो भार के, ऊंचाई के रूप में मापी जाती हैं ये, तो इसको बोलते हैं हम अनुपात स्तर। क्लियर, ओके। आज की वीडियो में बस इतना ही, और इससे अलग जो वीडियोस बनाएंगे उसमें आपको ये मैं एक टॉपिक और है, आपको इस वीडियो में नहीं, शॉर्ट वीडियो इसकी बना के दे देता हूँ दोबारा, तो वो हमारा यूनिट 1 के लिए है।